नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार जिस तरह से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर क्या है सरकार की तैयारी? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अशोक, बिल्कुल, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5 लाख से ऊपर केसेज हो गए हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। आखिर कहां थमेगा ये सिलसिला? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब, आज तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना के मामले 5 लाख से ऊपर हो गए हैं, हर रोज 19,000 18,000 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़ा ये कि दुनिया में नंबर 2 पे इतनी संख्या बढ़ रही है एक दिन में। तो ये सिलसिला कहाँ थमेगा? आखिर कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा कभी? देखिए, दो बातें आप समझिए। अभी आपने कहा कि 5 लाख केसेस भारत में हुए हैं। पहला केस भारत में आया था 30 जनवरी को और भारत की आबादी है 135 करोड़। इन 5 लाख केसेस में से भी 3,10,000 केसेस तो ठीक होके घर जा चुके हैं। जो बचे हुए एक्टिव 2 लाख केसेस हैं, इनमें से भी आप मान के चलिए कि ये 3% की हमारे यहाँ देश में मोर्टेलिटी हो रही है, दुनिया में सबसे कम। हमसे ज़्यादा अमेरिका की भी है, ब्राज़ील की भी है, हमसे ज़्यादा यूके की भी है, सबकी है। पर 1 लाख जो केसेस हैं वो सबसे कम भारत के, पर 1 लाख मोर्टेलिटी सबसे कम हमारी। और ये केसेस जो ज़्यादा जो आपको दिखते हैं, ये इसलिए कि हम लोग एग्रेसिवली हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमने इतना ज़्यादा रैंप अप किया है कि जहाँ 5 महीने पहले 4 महीने पहले एक लेबॉर्ट्री थी, आज वहाँ पर हमने 1036 लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्टिंग हो रही है। कल भी हमने 2,31,000 टेस्ट एक दिन में किए। हम तो एग्रेसिवली टेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं सब स्थानों पे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है, हमारा जो लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो मान लीजिए पॉजिटिव है तो वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो अनडिटेक्टेड है तो वो समाज में इन्फेक्शन को स्प्रेड करता रहेगा और हम वो चाहते नहीं। अभी देखिए ना कि सिर्फ 2 लाख एक्टिव केसेस हैं। ये जून का महीना समाप्त हो रहा है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कई विदेश से भी एक्सपर्ट्स आए, देश में भी कई एक्सपर्ट्स ने प्रोजेक्शन किया जून जुलाई के महीने के बारे में। इस समय के बारे में हमारे कई विदेशी मेहमान जो यहाँ पर आए, एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने कई टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था भारत में 300 मिलियन केस होंगे इस समय पर और उसमें भी 5-6 मिलियन केसेस की डेथ हो गई होगी। अब आप उसके मुकाबले देखिए कि सारे दुनिया के मुकाबले हमारे पास सबसे कम केसेस हैं, मिनिमम मोर्टेलिटी हो रही है और हमारा रिकवरी रेट जो 58 और 59% के बीच में है। आज दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा, हमसे 1 या 2% ज़्यादा रशिया का जो रिकवरी रेट है। हर पैरामीटर पर हम दुनिया से बहुत बेहतर हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देशवासियों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जहां तक आपने प्रश्न किया कि ये कब थमेगा, तो देखिए, जैसे इतने सारे वायरसेस हैं, पहले भी कितने वायरसेस आए। दुनिया में केवल 2 वायरस ऐसे हैं जो अभी भारत ने, जिनको दुनिया की तरह से इरेडिकेट किया, जड़ से समाप्त कर दिया, उनका अस्तित्व भी समाप्त कर दिया। वो है या तो स्मॉल पॉक्स, चेचक या पोलियो। इसके अलावा जितने भी वायरस हैं, मान लीजिए एड्स का वायरस आया, वायरल हेपेटाइटिस का वायरस आया, इबोला ने आने की कोशिश की, हमने भारत में घुसने नहीं दिया। जीका का वायरस आया, H1N1 जो है स्वाइन फ्लू वगैरह, या पिछले साल जैसे नीपा वायरस आया। ये सारे के सारे समय समय पर आते हैं और फिर जैसे कोई भी बीमारी होती है समाज में, कहीं किसी इलाके में उसका धीरे धीरे थोड़ा सा आउटब्रेक होता है, उसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि डिजीज़ वहाँ पर एंडेमिक हो गई। तो जब कोई आउटब्रेक होता है उसको तरीके से हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा इसमें भी वायरस में कुछ नहीं होगा। आने वाले आप देखेंगे कि कुछ महीनों के अंदर धीरे 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 करके अब सारा देश जो है इसको समझ गया है, लड़ना सीख लिया है, सारे स्ट्रैटेजीज इसकी फाइनलाइज हो गई हैं। होगा या हमेशा हमारे साथ रहने वाला है? नहीं, देखिए, आप समझिए, लंबा तो मेरे को नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर कि बहुत लंबा चलेगा। एंडेमिक हो जाएगा जैसे दुनिया, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना। देखिए, ये वायरस नया वायरस है, जड़ से तो समाप्त केवल 2 वायरसेस के खिलाफ दुनिया ने विजय प्राप्त की है,
पोलियो और स्मॉल पॉक्स। तो बाकी वायरस तो बाकी जैसे बीमारियां बाकी सब समाज में रहती हैं, वैसे कोरोना वायरस की बीमारी भी रहेगी। जैसे बाकी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई होती है, अगर आने वाले समय में इसके खिलाफ और स्पेसिफिक दवाइयां आ जाएंगी या मान लीजिए और स्पेसिफिक वैक्सीन्स आ जाएंगी, तो जैसे बाकी बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन्स लगती हैं या बीमारी होने पे वो पर्टिकुलर दवाई दी जाती है, वैसे कोरोना वायरस के लिए भी दी जाएगी। अब इस कोरोना वायरस का जो स्प्रेड का मैकेनिज्म है, उसके कारण जो है लाइफस्टाइल में कुछ थोड़े से परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी हम आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमने दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, हमने एक दूरी मेंटेन की हुई है, हमने अभी थोड़ा सा अपने आप को सैनिटाइज किया, मैं भी हाथ वाथ धो के आया और इसके बाद फिर दोबारा हो सकता है हाथ जाके धोऊंगा। बार बार हम अपने नाक को, कान को, नाक को, आँख को या मुंह को हाथ नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ी सी लाइफस्टाइल का बेफजूल में कहीं भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे, छोटी गैदरिंग करेंगे, वहाँ भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो इतने ही परिवर्तन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हम दुनिया में इस समय हर पैरामीटर पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा है, इसलिए कोई हमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप दुनिया भर के डॉक्टरों से बात करते हैं, दुनिया भर के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करते हैं, WHO, ICMR, तमाम लोगों के संपर्क में डेली बात होती है आपकी। तो इसका वैक्सीन कब तक आएगा? कहाँ तक रिसर्च पहुंची? कहाँ तक भारत या दूसरी कंट्री ने सफलता हासिल की है इसमें? देखिए, 2 स्तर पर काम हो रहा है। वैक्सीन की खोज के लिए सारी दुनिया काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वो एक प्रकार से उन ट्रायल्स को मॉडरेट भी कर रहा है मिलके। भारत के अंदर भी इस समय अगर मैं टोटल गिनती करूं तो शायद 2-2.5 दर्जन जो है वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। इसमें मैं मानता हूं कि 10-12 ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं, उसमें से भी आधा दर्जन के करीब ऐसे हैं जो अगले 2-3 महीने में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में चले जाएंगे। दुनिया के अंदर भी कुछ थोड़े से हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर चले गए हैं, वरना तो सभी प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। वैक्सीन की खोज में सारी दुनिया लगी है, भारत भी लगा है, हमारे वैज्ञानिक भी लगे हैं, हमारा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ड्रग इंडस्ट्री के अंदर कई लोग हैं, हमारा ICMR है, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में देखिए वैक्सीन जो उसकी खोज होती है वो 1 या 2 दिन के अंदर या महीने, 2 महीने या 6 महीने में उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सफलता अच्छी क्वालिटी की मिलेगी तो अगले साल तक जो है कोई ना कोई वैक्सीन भी ज़रूर विकसित होनी चाहिए। भारत इसके प्रयासों में किसी दुनिया के देश से कम नहीं है, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इस साल के अंत में या अगले साल? अगले साल का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर? और देखिए, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जो भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हर चीज़ ट्रायल स्टेज में है। आप जानते हैं कि ट्रायल्स पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर उसके बाद वैक्सीन अगर सफल हो तो उसके बाद उसके मैन्युफैक्चरिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर डेट कोई नहीं दे सकता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, जितने मेरे को इस फील्ड की जानकारी है, समझ है, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर या ऐसे हेल्थ मिनिस्टर या ऐसे डॉक्टर, तो मुझे नहीं लगता कि अगले साल में भी निश्चित रूप से अगले साल के मिडिल से पहले कोई एक्चुअल में जो रियल वैक्सीन है, हालांकि कुछ एक जो विदेशों में जगह पे 1-2 जगह पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी थोड़े से एडवांस स्टेज में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगले साल से पहले वैक्सीन का उपलब्ध होना मुझे नहीं लगता कि ये संभव होगा। आपने 2 बातें कही, एक तो कोरोना वायरस जो है हमारे साथ चलने वाला है, जिंदगी भर के लिए खत्म नहीं होगा परमानेंटली। दूसरा, वैक्सीन जो है अगले साल तक आएगी। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और आती है, कुछ आयुर्वेद या दूसरे लोग दावा करते हैं, जैसे योग गुरु बाबा रामदेव ने अभी दावा किया कि उन्होंने कोरोना की दवाई निकाली है और इससे 3 दिनों में 69% और 7 दिनों में 100% रिजल्ट है। तो आपको कितना दम लगता है उनके दावे में, क्योंकि आप मेडिक डॉक्टर भी हैं, तो क्या इतनी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल और तमाम चीजें करके सामने आ सकती है दवाई? जो बाबा रामदेव जी ने कहा है, अब उनके जो भी उन्होंने कोई ट्रायल्स किए हैं या एक्सपेरिमेंट्स जो भी उन्होंने किए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है, व्यक्तिगत तौर पर मैंने उसका कोई अध्ययन नहीं किया है, और उनकी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनको अध्ययन करने वाला मंत्रालय भी दूसरा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आयुष मंत्रालय जो है उसने बाबा रामदेव से वो सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं, उनके एक्सपर्ट्स उसका विश्लेषण कर रहे हैं, और वास्तव में उन्होंने क्या रिसर्च किया या क्या उन्होंने पाया या क्या चीज़ उन्होंने आगे समाज को रिकमेंड करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में जो सबसे अच्छा
और अप्रोप्रिएट और परफेक्ट कमेंट है वो आयुष मंत्रालय कर सकता है, और आयुष मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। कर सकते हैं, वो कहते हैं कि बिना अनुमति के वो उन्होंने दवाई लॉन्च की। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि किसी ऐसे विषय पे जिसके ऊपर कमेंट करना, जिसका अध्ययन करना, जिसका इन्वेस्टिगेशन करना या जिसकी जानकारी डिटेल में प्राप्त करना, जो अगर मेरा मैंडेट ही नहीं है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में मेरा मैंडेट नहीं है, वो आयुष मंत्रालय का मैंडेट है। और आपने सबने पढ़ा है, मैंने भी टेलीविज़न पे देखा है कि उन्होंने बाबा रामदेव से डिटेल्स वगैरह प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। अब वो डिटेल्स का अध्ययन करने के बाद जो भी आयुष मंत्रालय उसके संदर्भ में कमेंट करेगा, मेरे हिसाब से देश के लिए वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा डॉक्टर साहब, दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है। हर रोज़ 3000, 3500 ऐसे केसेस हर रोज़ आ रहे हैं। मुंबई, पहले मुंबई नंबर 2 पे माना जाता था कि मुंबई काफ़ी विस्फोटक स्थिति है, लेकिन मुंबई के बाद अब नंबर 1 पे दिल्ली हो गया है। तो क्या वजह क्या लगती है स्थिति इतनी ख़राब होने की? देखिए, बात यह है कि देश में अभी जो 86 यानी ये समझिए कि हमारे लगभग 85-86% केसेस 8 स्टेट्स में हैं, और जो हमारी देश में सारी जो टोटल जो मोर्टेलिटी हो रही है वो उसका 87% 8 स्टेट्स में है। उसमें मैं समझता हूँ कि जो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली जो है, ये 3 जो है एक प्रकार से प्रमुख स्टेट्स हैं। दिल्ली के अंदर जो हम लोगों ने कुछ समय पहले महसूस किया कि शायद दिल्ली को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम तो सारे देश की सब सरकारों को पहले दिन से सारी एडवाइस दे रहे हैं, सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं, सबसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सबसे हमारे अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। दिल्ली में तो सारा स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और एनसीडीसी भी है, हमने पूरा उनको सपोर्ट दिया है सब प्रकार का उनको, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे पीपीई किट्स हों, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, ये सारे काम हम लगातार करते रहे हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद हम लोगों ने महसूस किया कि सब कुछ करने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर जो है चीज़ें जो है वो दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही हैं। 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। तो फिर एक स्टेज के बाद हम लोगों ने, विशेषकर होम मिनिस्टर साहब ने भी इसके अंदर जो है पहल की, हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को जो है बुलाकर उनके साथ विस्तार से बात किया। हमने कहा देखिए, ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं हो सकता। हमारे लिए देश में और दिल्ली के अंदर भी कोरोना को एक प्रकार से काबू करना, ये हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री जी सारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सारे देश को हम हर विषय पर सहायता कर रहे हैं, दिल्ली को भी हम करना चाहते हैं। तो हमने देखा दिल्ली में टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी। टेस्टिंग कम होने के बावजूद भी जो है देखिए बहुत सारे केसेस वगैरह रिपोर्ट हो रहे थे। तो हमने कई स्तर पे काम शुरू किया यहाँ पे हेल्प करने के लिए, यहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। अब 6000 टेस्ट हो रहे थे, अब 18-20 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं। जितने कंटेनमेंट जोन्स थे वहाँ पे एक जगह पे हाउस टू हाउस सर्वे हम लोगों ने शुरू कराया। उसमें भी जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के, जिसको सारी के केसेस कहते हैं या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस कहते हैं, इनके हमने केसेस को ढूंढ कर उनकी हम जो रैपिड टेस्ट होता है एंटीजन वाला, वो हम लोग करवा रहे हैं। अभी दिल्ली में 20,000 लोगों का हम लोगों ने रैंडम जो है सारे दिल्ली के अंदर एक जो है सीरो सर्वे शुरू करा रहे हैं। और दिल्ली में फिर जितनी बेड्स वगैरह की जो शॉर्टेज थी, बेड्स में भी जो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में जो बेड्स थे उनके रेट्स के बारे में रेशनलाइजेशन का लोगों की तकलीफ़ें थी। और इसी तरह से जो टेस्ट होता था RT-PCR का, उसके रेट के बारे में रेशनलाइजेशन करना था, बेड्स और देने की। तो हमने भारत सरकार की तरफ से सब तरह की मदद की। अभी आप देख रहे हैं कि 1000 बेड का DRDO का अस्पताल, 10,000 बेड का जो है कोविड केयर सेंटर, ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लेके, और बहुत सारे जहाँ जहाँ हमें जो प्रॉब्लम्स नज़र आई उन सब के लिए नई गाइडलाइंस, और फिर दिल्ली के सारे अधिकारियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, इनको सबको बुलाकर बैठ के बातचीत करके हमने कहा हम आपको सब तरह का सपोर्ट करना चाहते हैं। सब तरह का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। NCDC हमारा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डिटेल्ड प्लानिंग कर रहा है, और दिल्ली को पूरी ताकत के साथ हम काबू करना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर हम दिल्ली को किसी भी दुनिया के ऐसे स्थान की तरह ख़राब नहीं होने देना चाहते जहाँ की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस प्रकार से दिल्ली में पिछले समय में हर स्तर पर
व्यापक काम शुरू हुआ है और बहुत प्रोएक्टिवली एग्रेसिवली हुआ है, प्रीएम्प्टिवली भी हमने बहुत सारी चीज़ों को सोच के काम शुरू किया है। निश्चित रूप से दिल्ली की स्थिति भी जो है काबू होगी। आने जैसे पिछले समय में देखिए, अभी जो महाराष्ट्र है वो पहले से धीरे धीरे बेटर हो रहा है, बाकी भी जितने स्टेट्स हैं उनमें भी धीरे धीरे, लेकिन अभी 8 स्टेट्स जिनकी मैंने चर्चा की उसमें भी 3-4 जगह ज़्यादा तकलीफ़ है। अभी तमिलनाडु में काफ़ी तकलीफ़ है, चेन्नई में, महाराष्ट्र में कुछ इलाके बेटर हो रहे हैं। धारावी जैसा जो हमारा इतना बड़ा क्लस्टर था वो इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। आने वाले समय में हमें लगता है कि चीज़ें और बेहतर होंगी। जितनी मैक्सिमम हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जितनी स्ट्रैटेजीज़ का उपयोग कर सकते हैं और जितने धैर्य से हम काम करेंगे और जितना जल्दी हम अपने मरीज़ों को अस्पताल में या जहां भी उसको ट्रीटमेंट जिस भी प्रकार का देना देंगे, ताकि मोर्टेलिटी हमारी कम से कम रहे, जो बराबर हमने मेंटेन किया है, तो हमारे को स्थिति पे काबू करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। राहुल गांधी खास तौर से कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ठीक से हैंडल नहीं किया, कोरोना का जिस वक्त इलाज ठीक से करना चाहिए था वो नहीं किया, तो फेल हुई है केंद्र सरकार। देखिए, बात ऐसा है कि अब किसी नेता ने क्या कमेंट किया, उनके कमेंट्स के बारे में तो सारे देश के बारे में सारा देश जानता है कि वो किस तरह के कमेंट्स करते हैं। लॉकडाउन के पहले हमारा जो डबलिंग रेट था वो 3 दिन था, आज हमारा जो डबलिंग रेट है वो 19 दिन हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपको सारे रेट्स की बात की कि हमारा सारे दुनिया के मुकाबले हमारी क्या स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार हमारी जो है भारत की जो है तारीफ़ कर रहा है हर पैरामीटर पर। किसी पे आप एक पैरामीटर का नाम लीजिए, मैं आपको सारे दुनिया से कंपेयर करके अभी बता दूंगा। अब राहुल गांधी जी को अगर आंकड़ों से भी जवाब नहीं मिलता है या उससे वो समझना नहीं चाहते हैं, तो उसमें तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देश को आज जिस तरह की राहुल गांधी जी की जो पिछले समय में तरह तरह के वो जो बयान देते हैं, उसके कारण जो भी उनकी जो इमेज बनी है, उनके किसी सर्टिफिकेशन की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता और योग्यता का परिचय देते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और जितनी ताकत हमसे लगाई जा सकती है वो हम देश के लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए हम लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन आज तक से बात करने। ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने कोरोना से निपटने की तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि कब वैक्सीन आ सकती है और कोरोना किस ढंग से चलने वाला है हमारे जीवन के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।